तो आज के इस एपिसोड में हम मिलने वाले हैं मिस्टर अमन वशिष्ठ सर से, जो कि अन अकेडमी के अंदर एक इंग्लिश टीचर हैं और वो मेरे स्कूलमेट भी रह चुके हैं। तो ओवर टू यू अमन सर। पहले तो सुमित भाई तुम सर मत बोलो यार। मैं सुमित भाई के साथ स्कूल में पढ़ा हूँ, फर्स्ट टू टेंथ तक। और ज़्यादातर ऐसा होता था, जनरली शायद हमारा फिफ्थ में सेक्शन सेम हो गया था जहाँ तक मुझे याद है। और उसमें मोस्टली सुमित टॉप कर रहा होता था और मेरी सेकेंड रैंक आ रही होती थी। और वो एक कंपटीशन वाली फीलिंग होती है ना कि टीचर किसको ज़्यादा अच्छा, किसको मॉनिटर बना रहे हैं, कौन टॉप कर रहा है, एक वो वाली फीलिंग रहती थी हमेशा। मुझे एक बड़ा इंसिडेंट याद है। शोकन मैम हुआ करती थी हिंदी हाँ वाली, हाँ। है ना। सुबह वो जब एक्स्ट्रा क्लास लगती थी प्रेयर के टाइम पे, हिंदी एडिशनल हुआ था जब, तो मैडम बोलती थी पढ़ना है, तेज तेज पढ़ना है। तो एक दिन तुम्हें बोलती थी, एक दिन मुझे बोलती थी। तो अगले दिन ऐसा था ना भी तेज पढ़ के दिखाना, तेज कहीं बार बार सुमित को ना नंबर देने लग जाए। तो वो एक ना कंपटीशन था, मुझे बड़ा याद आता तुम्हारे साथ कि हाँ भैया तुम टॉप करते थे, मेरी सेकंड रैंक अरे आती यार, थी वो मेरी। फिफ्थ तक ही था बस। वो मेरे को याद है सिक्स्थ में जैसे ही वो इंग्लिश का हुआ ना स्टार्ट, फिर हम्म, मैं हम्म, खुश हो गया था। वो इंग्लिश में मेरे नंबर आते नहीं थे और मेरी रैंक अच्छा। पीछे चली जाती थी। तो मुझे याद है कि फिफ्थ स्टैंडर्ड के अंदर मैंने टॉप किया और सिक्स्थ के हम्म, अंदर मैं सीधा फोर्थ या फिफ्थ चला गया। हम्म, हाँ। तो आप बताइए, चलो आपकी बैकग्राउंड जर्नी, ये तो स्कूल की कुछ मेमोरीज हो गई। आप थोड़ा और बताइए कि कैसे आप जैसे टीचिंग के अंदर आए, उससे पहले क्या किया। थोड़ा एक क्विक बैकग्राउंड जर्नी हो जाए अब हमारे व्यूअर्स के लिए। शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले स्कूलिंग करी डीएवी स्कूल सिरसा से। हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है सिरसा, हरियाणा और पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर पे। आप हम्म। उसको हरियाणा का कम और पंजाब का पार्ट ज्यादा मान सकते हैं, पंजाबी ज्यादा है उधर, है ना। हाँ करेक्ट। तो हरियाणा टच का है। तो 10 साल तो वहां निकले। उसके बाद प्लस वन प्लस टू में दिल्ली चले गए। नंबर नंबर 10वीं में ठीक आ गए थे आईआईटी की तैयारी करने, जहाँ हमने कुछ नहीं किया, खाली माँ बाप का पैसा बर्बाद किया। सोए बस, कुछ नहीं किया। आईआईटी में नहीं हुआ। ट्रिपल ई में रैंक आई भाई 60,000। आपको ढंग का कॉलेज मिला नहीं। भिवानी का एक कॉलेज मिला था, द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेस। वैसे तो कहने को उसकी ऑल इंडिया रैंक 63 थी कॉलेजेस में, लेकिन वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं थी। वो जब हम्म एडमिशन ले लिया तब जाके पता चला कि वहाँ सिर्फ टेक्सटाइल की प्लेसमेंट होती है, क्योंकि हम्म साइड पे टेक्सटाइल मिल चलती है उनकी। लेकिन अब एडमिशन ले लिया, अब क्या कर सकते हैं वो। हम्म अब तो कर नहीं सकते। पढ़ रहे हैं फिर वो कॉलेज में भी इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक करी मैंने, तो खास वहाँ भी सही बताऊँ नहीं पढ़ा भाई। वहाँ भी सारा दिन बस वॉलीबॉल खेल लिया। मैथ्स का खाना बहुत अच्छा था, पराठे खाए सो के। वहाँ डिग्री बनी मेरी 68% की। अच्छा। और उसमें भी एक भाई था, मैं उसका स्पेशली हर जगह नाम लेता हूँ। अखिल नाम था उसका, रोल नंबर 1 था और मेरा रोल नंबर 2 था। एक वो लेटर वाइज होता है ना। हाँ हाँ। तो वो पेपर में नकल बहुत मरवा देता था भाई। डेयरिंग बालक था वो, पढ़ाकू बहुत था लेकिन डेयरिंग था वो, डरता नहीं था नकल मरवाने में। अच्छा। तो उसके चक्कर में ये, नहीं तो मेरी डिग्री सच बता रहा हूँ 60% की भी ना होती वो। उसकी वजह से 8% एक्स्ट्रा भी है और एक दो तो सप्ली भी बचाई है उसने मुझे। लेकिन नास करके एक भाई वो आता था, सब्जेक्ट नास, अच्छा। नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस शायद उसकी फुल फॉर्म थी। उसमें मैं रात को, मतलब वो ऐसा पेपर था, मैं रात को सो गया था अभी, इसमें नहीं पास हो सकता हूँ, किसी कीमत पे पास नहीं हो सकता। और वो भाई ने पेपर दिखा के पास करा दिया था। तो ऐसे जैसे तैसे यार बीटेक निकली। तो कुल मिला के बस ये है कि प्लस वन प्लस टू में कोई खास नहीं पढ़े, बीटेक में कोई खास नहीं पढ़े। फिर जाके वो जब वो रियलिटी सामने आती है ना कि अच्छा बीटेक करी थी 30-40 हजार की नौकरी तो आपसे लग जाएगी। हम्म। फिर जब आप मार्केट में उतरते हो, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट तो हुई नहीं। हाँ करेक्ट। कंपनी जो आई थी मेनली टेक्सटाइल के, तो वहाँ मैंने, मतलब हमारे कॉलेज की आंखों सामने देखे की बात है कि हमारे कॉलेज की टेक्सटाइल के तो ऐसे बच्चे की प्लेसमेंट हो जाती थी जिसकी 6 से 7 पेंडिंग है अभी। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो थे, कुल 2 बच्चे प्लेस हुए थे, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी भी नहीं थी, बिरला की कोई टायर बनाने की कंपनी थी, वहां 2 बच्चे गए थे वहां। अच्छा। तो अब जब वो होता है ना रियलिटी ऐसे आंखों के आगे आती है यार, 8,000 की नौकरी भी नहीं दे रहा कोई भाई, कॉल सेंटर में लगवा रहे हैं ज्यादा ज्यादा। फिर बंदा सोचता क्या करें क्या करें। फिर जाओ आवाज सीखने बच्ची वो करते रहे। फिर किसी ने बताया एसएससी नाम का एक पेपर होता है वो दे सकते हो। इस बीच में बड़ा फ्रस्ट्रेशन वाला फेज भी रहा अपना। जॉब भी करी है मैंने, कॉल सेंटर की जॉब भी करी है नोएडा सेक्टर 15 में, 12,000 रुपए की नौकरी वो भी करी है। फिर धीरे 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 फिर वही है,
पैसे लेंगे घर वालों से। तो क्या किया कि खर्चा निकालने के लिए मैंने शुरू किया था, वो धीरे धीरे वो पैशन में कब प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया लाइफ के साथ साथ, वो पता ही नहीं चला। अपने आप होती चली गई मतलब उसके बाद चीजें। तो अब मतलब लास्ट 9-10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। हम्म। तो ये है इन शॉर्ट जर्नी। तो बेसिकली जब आपने पढ़ाना स्टार्ट किया इंजीनियरिंग के बाद, तो वो इंग्लिश इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट में ही स्टार्ट किया था या मल्टीपल सब्जेक्ट्स में आप पढ़ाते थे? नहीं, इंग्लिश ही शुरू किया था मैंने। उसका एक रीजन था, जैसे मैं वहां पे गया मुखर्जी नगर। अब मुखर्जी नगर में रूम रेंट भाई बहुत ज्यादा, 10-10 हजार रुपये कमरा। फिर मैंने दूर एक गोपालपुर नाम से गांव हुआ करता था, बिल्कुल ऐसे सड़े हान, गायें भैंसे मच्छर गोबर, फुल ऐसे कच्ची गलियां, ऐसे टाइप का मकान। अब तो गांव शायद वो भी डेवलप हो गया होगा। हाँ हाँ। मुखर्जी नगर से 3-4 किलोमीटर पे था वो। तो वहां मैंने 2600 रुपये का कमरा लिया था, मुझे याद है। अच्छा। लेकिन 2600 प्लस 2000 टिफिन, 4600, और 300-400 रुपये बंदा वैसे भी खर्च कर लेता है। साबुन तेल इनके लग जाते हैं, तो 5000 रुपये मोटा मोटा मेरा खर्चा था। अब सोचा कि इसको निकालेंगे कैसे अपन। तो फिर मैंने एक दो से वहाँ जो मैस वैस में मिलते थे उनसे एडवाइस मांगी भी क्या करें ऐसा। मैं इसमें स्पेशली मेंशन कर दूं कि मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन कोई खराब नहीं थी। मैं उसमें अपने पिताजी की स्ट्रगल को ये दिखाऊं कि ओहो मेरे पिताजी बहुत गरीब थे, हमारे घर में तो रोटी नहीं बनती थी, सब्जी के बिना सोना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं हो गया। अच्छा। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करी है सारे जीवन में, हमें अच्छा पढ़ाया लिखाया। ठीक है, बस पहले हम ढीठ रह गए, बाद में हमारी खुददारी शायद थोड़ी ज्यादा जाग गई कि अब घर से पैसा नहीं लेंगे। इसलिए बस मैं चाह रहा था कि कुछ अपना खर्चा निकालने के लिए हो जाए। तो एक अमित अमित करके थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे वो किसी कोचिंग में। तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि यार तू पढ़ाना शुरू कर दे। उससे पहले मैंने और बहुत छोटे छोटे ऐसे सोचे कि पैम्फलेट बांट लेता हूँ, ये सब काम भी करे मैंने 2 दिन। अच्छा। लेकिन फिर ऐसा लगा कि यार मतलब करने क्या आया हूँ मैं, और सारा दिन उसी में लग जाएगा तो फिर क्या, ये 5 हजार कमा के क्या करूँगा। तो बताया कि पढ़ाना शुरू कर ले। फिर मैं क्या पढ़ाऊँ। कहता कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। मैं कहा इंग्लिश में नंबर ठीक आ रहे हैं कोचिंग में ना, मॉक वॉक में। अभी कोचिंग मेरी शुरू हुई है, 15 ही दिन हुए हैं, और मेरे 50 में से 48-49 आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मैं ना बीटेक के टाइम पे जैसे हॉलीवुड फिल्में देखने का चस्का नहीं लग जाता, हाँ। दिन रात हॉलीवुड फिल्में देख रहे हैं। मतलब सारी ये जो वेम्पायर डायरीज हो गया, लॉस्ट हो गया, ब्रेकिंग बैड हो गया, और अपना प्रिजन ब्रेक हो गया, सब रगड़ रखी थी। तो उससे ना एक इंग्लिश की सेंस बन गई थी भैया, हाँ भी हाँ इस सेंटेंस में ये लगे, मुझे नहीं पता क्यों लगेगा, बस लगेगा। हम्म। ये गलत है और ये सही है। वो बोल के करते हैं जैसे, वो वाला फ्लो था। इंग्लिश में नंबर ठीक आ रहे थे, उसने कहा कि इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दो। तो फिर ऐसे ही 2-4 पहले तो बढ़िया कोचिंग में डेमो दिया, वहां रिजेक्ट हो गए। वो अलग चीज है ना यार, एक हाँ करेक्ट। जानना खुद कर पाना कि मैं जानता हूँ इसमें ये आएगा, और एक बच्चे को समझाना कि हाँ ये क्यों आया, वो टोटली डिफरेंट चीज है। हम्म। एक छोटी सी कोचिंग थी, वहां से मतलब 3 बच्चे आते थे वहां पे। तो उनको ज्यादा कोई हाई फाई टीचर चाहिए नहीं था। थोड़ा वहां मैं भी थोड़ा झूठ वूठ बोल के लग गया कि यार 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये वो मेरी पिछली कोचिंग से लड़ाई हो गई है, ये वो ऐसे करके मतलब वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया था हमने। अच्छा, तो वहां से मतलब अपने स्टार्ट हुआ कि भाई फिर, और फिर इंग्लिश की जर्नी चलती रही, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट की जर्नी चलती रही। हाँ, वो धीरे धीरे वो ग्रो होता चला गया। 3 बच्चों से फिर दूसरी कोचिंग में 15 बच्चों का बैच मिला, फिर 50 बच्चों का बैच मिला। फिर जो कोचिंग से पहले मैं रिजेक्ट होके आया था, उसी कोचिंग में दोबारा डेमो दिया। फिर दिल्ली मुनीरिका, रोहिणी, इन सेंटर्स पे पढ़ाया। तो धीरे धीरे वो फिर आगे आगे पिकअप होता ही चला गया। मतलब रास्ता मिल गया, उसके बाद जर्नी चलती रही बस, फिर रुके हाँ नहीं। हाँ, कह सकते हैं। सही है, सही है। तो ये एक जो जो मैंने देखा ना आपके YouTube वीडियोस के अंदर भी, जो आपके पढ़ाने का स्टाइल है वो काफ़ी यूनिक है, कि जैसे इंग्लिश को आप काफ़ी सरल तरीके से मतलब समझाते हो बच्चों को, कि एक तो वो तोड़ना इंग्लिश सेंटेंसेस को, ठीक है, और दूसरा एक वो वोकैबुलरी, जब आप बताते हो कोई भी नया वर्ड है कि वो कैब को कैसे याद रखें, तो उसमें निमोनिक्स के थ्रू। तो ये कहाँ से सीखा हम कि यार मतलब अगर इस तरह का कुछ समझाएंगे तो बच्चों को काफी अच्छे तरीके से समझ भी आएगा और उन्हें याद भी रहेगा। इसमें मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ा रोल है ना मेरा, जो मतलब जयपुर में जो मैंने पढ़ाया। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में क्या होता था, दिल्ली में मोस्टली वो वाला बच्चा आता था जो पहले से कुछ बातें जानता है। उसको तो जो जिन टीचर से मैं पढ़ा था बिल्कुल वैसे का वैसा सिलेबस मैंने रट रट के सेंटेंस याद करके सीधा वैसे का वैसा पढ़ा दिया, टाप दिया, हम्म। तो काम चल गया। ठीक है। लेकिन जब मैं जयपुर पहुंचा, तो वहां पे मैंने देखा जैसे बहुत हिंदी मीडियम का बच्चा आता है। अब मैं वही दिल्ली वाली चीज वहां पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और टीचर होता है ना सामने देखता है, ऐसे मुंडियां हिल रही हैं, उसको पता हाँ। चल जाता है कि समझ में आ रहा है बच्चों को कि समझ में नहीं आ रहा।
अब उन बच्चों को मैं रूल्स पढ़ाना चाह रहा हूँ ग्रामर के, और वो बच्चा यही नहीं जानता कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, वो यही नहीं जानता। तो अब मैं उससे कैसे एक्सपेक्ट करता कि वो ये बात मेरी समझ आता। करेक्ट। मैंने कोशिश भी करी एक दो बैच में वही सब पढ़ाने की, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, हमारे ऐसे काम चलेगा नहीं, ये ऑडियंस अलग है, तो इसके हिसाब से मुझे कुछ अलग डिलीवर करना पड़ेगा। तो फिर मैंने शुरुआत में बेसिक्स ही पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों को। पहले मैं बेसिक बेसिक नहीं पढ़ाता, सीधा चैप्टर, पहले दिन से चैप्टर शुरू करता रहा। हम्म। तो बेसिक मैंने शुरू कर दिया कि अच्छा पहले बच्चे को बताओ नाउन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे इसको पहचानते हैं, वर्ब क्या होता है, क्या काम करता है। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने शुरू किए। देखो ये सेंटेंस है छोटा, जैसे हॉर्स रन्स फास्ट है, देखो। अच्छा रन माने भागना, तो ये एक्शन है, क्रिया है, तो ये वर्ब हो गया। अच्छा जो काम को करता है, डूअर होता है, सब्जेक्ट होता है, वो नाउन होता है, तो ये हॉर्स नाउन हो गया, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। घोड़ा कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो ये फास्ट जो हो गया, रन को क्वालिफाई कर रहा है, रन के बारे में बता रहा है। जो वर्ब के बारे में बताया वो एडवर्ब होता है। तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस पढ़ाने शुरू करें, और उसका गजब रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्योंकि उस बच्चे ने पहले मतलब उसको एडजेक्टिव एडवर्ब भी नहीं पता थे। अब हम्म। वो ऐसे ऐसे बच्चे आके फिर बोलने लगे कि सर मतलब आज तक तो हम मतलब सिर्फ इंग्लिश से इतने डरते थे, रटते थे, अब लग रहा है कि शायद मैं भी कर लूंगा। तो हम्म। उनका जो फीडबैक मिला या जो उनका रिस्पॉन्स मिला, फिर उसने मतलब मेरे को पुश कर दिया कि मैं क्यों ना पूरी इंग्लिश ही ऐसे कर लूँ, कि हम्म। हर एक चैप्टर को, हर एक रूल को क्यों ना मैं ऐसे पढ़ाना शुरू कर दूं कि ये लग रहा है तो क्यों लग रहा है, ये नहीं लग रहा तो क्यों लग रहा है, देखो इसके बाद ये आ रहा है ऐसे। और पहले मैं ग्रामर ही पढ़ाता था, वोकैब की डिमांड तो मैं सही बताऊं तो अभी ये ऑनलाइन आने के बाद से हुई है। क्योंकि होता ना, हम भी कभी नए थे, तो हर रोज नए टीचर्स आते हैं, वो कुछ नया प्रेजेंट करते हैं। पहले सब टीचर्स ग्रामर ही पढ़ाते थे, सिर्फ बच्चे को बोल देते थे ये वोकैब की किताब अपनी रख लेना। लेकिन फिर धीरे धीरे लोग आके कहने लगे कि देखो हम वोकैब भी सारी आपको याद कराएंगे। अब तो ऐसा भी चल रहा है कि रीडिंग, जैसे बच्चे को बोलते थे कि रीड कर लिया कर यार, उससे तेरी सेंस डेवलप हो जाएगी, वो कैब की डायरी बना ले। अब तो लोग रोज रीडिंग भी करा रहे हैं, आधे एक घंटा रीडिंग भी मैं ही करा दूंगा। धीरे धीरे अच्छा। टाइम आएगा, लोग बोलेंगे पेपर भी तुम्हारी जगह नहीं देंगे। तो वो कैब सिंपली बस मुझे, मतलब ये कह लो कि कंपटीशन में बने रहने के लिए शुरू करनी पड़ी। फिर मैंने कहा यार वो कैब भी पढ़ाएं तो अब सब जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़ा रहे तो क्या मजा है। फिर मैं बैठ के रात को फोटो छांटता कि अच्छा कोई वर्ड है और मुझे वो अगर पढ़ाना है, तो फिर मैं जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर की फोटो लगा ली उसमें, वो अक्षय कुमार की हेरा फेरी वाली फोटो लगा ली, कि बच्चे का ना एकदम से अटेंशन जाए उस वर्ड की तरफ, उसको ध्यान दे, उसके नेमोनिक्स बना दिए अलग अलग। तो ये कह लो कि कंपटीशन की डिमांड थी कि लोगों को वो कैब देख रहे थे लोग, तो फिर मैंने उसको नेमोनिक्स से पढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब मुझे सही बताऊं तो ऐसा लगता है कि ग्रामर एक बार जो मैंने पढ़ लिया था वो पढ़ाते, अब नींद से उठूं तो भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन वोकैब, इसने मेरा बहुत टाइम लिया, मतलब रोज एक क्लास बनाने में 6 6 घंटे भी गए। क्योंकि अच्छा। वर्ड से रिलेटेड फोटो छांटना, उस वर्ड से रिलेटेड नेमोनिक्स बनाना, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है, और वो ऐसा काम है जो आप किसी कंटेंट राइटर से नहीं करवा सकते। हम्म। क्योंकि मैंने कंटेंट राइटर भी रख के देखे इस चीज पे ना, तो वो फील नहीं आई मतलब। अब पढ़ा तो मुझे है ना, जब मेरे को ही वो नेमोनिक्स अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं किसी को कैसे बोल दूं कि ये कर लो इसकी जगह पे। करेक्ट। तो वो थोड़ा सा ना चैलेंजिंग था, वो कैब वाला जो पार्ट है वो टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा था मेरे लिए। लेकिन ठीक है, हो गया वो भी धीरे धीरे। तो मतलब बोल सकते हैं कि जो निमोनिक्स वाली अप्रोच थी वो काफी सक्सेसफुल रही और काफी सॉलिड रिस्पॉन्स आया उससे। हाँ, जैसे ग्रामर में जो मुझे उसका रिस्पॉन्स मिला, ऐसे ही वो कैब का मेरे को नेमोनिक्स का रिस्पॉन्स मिला। एक चीज मैंने ये भी देखी है कि जनरली, जैसे अगर मैं बताऊं, मैं जब, हाँ, मैं जब कोटा गया था ये इसकी जेई की प्रिपरेशन करने के लिए, तो उस टाइम ये क्रेज हमेशा होता है बच्चों में कि यार एक स्पेसिफिक टीचर से ही पढ़ना है, या मेरे को तो यही टीचर की ही बात समझ में आती है। बट एक टीचर है वो कितने बच्चों को पढ़ा सकता है एक क्लास के अंदर। एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा वो 300 400, अब तो क्लासेस का साइज बड़ा होने लग गया, जैसे 1000 2000 हो सकता है। बट मतलब बच्चों, तो मेरा सवाल ये है कि बच्चों को एक स्पेसिफिक टीचर के साथ जो ऑब्सेशन है वो क्यों हो जाता है? तो यार मुझे लगता है कि ना एक बहुत बड़ा रोल है, जब आप अपने आप को किसी चीज में वीक मान रहे होते हैं ना, या आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मुझे टफ लगता है, तो उसका बहुत बड़ा रोल है। कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई इंग्लिश से डरता है, ठीक है, उसको फोबिया है इंग्लिश का, कि इंग्लिश तो मुझे कैसे भी करके नहीं आएगी समझ में। और कोई टीचर आए और वो ऐसा पढ़ा दे पहली 6 7 क्लासेस में कि उसका इंग्लिश में ना एक जबरदस्त वाला मतलब इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, हम्म। तो मुझे लगता है कि ना उस टीचर के लिए जो रिस्पेक्ट है, जो अफेक्शन है, वो अलग ही हो जाएगी। देखो ये बड़ा ना सब्जेक्टिव सा मैटर है, किसको किसकी बात समझ में आ जाए। हाँ। क्योंकि कोई अपने आप में बेस्ट नहीं है, बेस्ट बच्चे को जो समझ में आ रहा है वो उसके लिए बेस्ट है।
करेक्ट। वरना तो सारी दुनिया एक ही टीचर से पढ़ने लग जाएगी, बाकी तो कुछ है ही नहीं फिर। तो बड़ा सब्जेक्टिव सा मैटर है। तो मुझे लगता है कि ये फील करा देना, जब स्टूडेंट को ये किसी टीचर के साथ ये कनेक्टिविटी, ये फील आ जाती है ना कि यार ये मुझसे पहले नहीं हो रहा था, इससे मैं डर रहा था, और देखो इसने इसमें इंटरेस्ट जगा दिया, तो फिर उस टीचर के लिए जो रिस्पेक्ट है, जो अफेक्शन है, जो ऑब्सेशन है, वो एक अलग लेवल को पार कर जाता है। फिर वो उसको आइडलाइज करने लग जाता है कि बस यही है जो है, यही भगवान है टाइप्स। वो पर मुझे लगता है reason इसका एक साइड इफेक्ट भी रहता है ना, कि जैसे लेट्स से आपने पढ़ लिया, बट एक वो भीड़ चाल होती है ना कि मतलब यार यही बेस्ट टीचर है, इसके अलावा तो और कोई टीचर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो मतलब चाहे उसकी उसकी क्लास के अंदर बहुत भीड़ है, आपके डाउट सॉल्व भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक टीचर लेट्स से मतलब 1,000 बच्चों को पढ़ा लेगा एक क्लास के अंदर। क्या वो 10,000 20,000 बच्चों को पढ़ा सकता है एक साथ? और डिमांड इतनी ज्यादा है। तो उस केस में फिर बहुत सारे जो बच्चे जो पढ़ने आए थे मतलब उनको फिर ये होएगा ना कि यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी भीड़ है। तो एक एक ये बोल सकते हैं ना कि डाउन साइड भी है। है। ये वाली चीज की ना कोई बात आजकल करता नहीं है, आपने बताओ, ठीक है। अब बात करी है तो मैं इस पे मतलब मेरा क्या विचार है वो बताता हूँ। अभी क्या होगा ना, देख लो जैसे ऑनलाइन आ गई, ठीक है। ऑनलाइन बहुत अच्छा है, हम्म। बच्चे के लिए बहुत अच्छा, पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो मैं कहूँगा जन्नत है। अपना घर बैठा है, घर का खाना खा रहा है, ना उसको आने जाने का टाइम खराब हो रहा है, ना वो वाला टाइम खराब हो रहा है, आज कौन सी शर्ट पहनूं, ये वाली तो कल दिव्या हाँ। ने देख ली, है ना, ये वाली तो कल शालिनी ने देख ली, आज कौन सी शर्ट पहन के जाऊं। अब उसका टाइम भी खराब नहीं हो रहा। तो अब उसके लिए क्या है, खाली पढ़ना है, ये फोन उठाया, लैपटॉप उठाया और उसको पढ़ना है, ठीक है। जहां तक रही डाउट वाली बात, तो मुझे लगता है यार कि जो मतलब बहुत मंजे हुए टीचर है ना, वो डाउट की प्रोबेबिलिटी बहुत कम कर देते हैं। मतलब होता क्या है कि जैसे मैं मेरी बात करूं, तो जब मैं पहला बैच मैंने पढ़ाया तो बहुत डाउट आते थे बच्चों को। वहां से कुछ डाउट मैंने इकट्ठे करे, वो सेकंड कोर्स जब मैं कराने लगा तो मैंने वो बात पहले ही बता दी, मुझे पता बच्चे पूछेंगे, हम्म। तो क्यों ना मैं एक एग्जांपल पहले ही ले लूं। ऐसे करते 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 जब आपको 8-10 साल हो जाते हैं ना, तो बच्चे के जो डाउट आ सकते हैं वो आपको एडवांस में पता होते हैं। तो आप उसको क्या करते हो, कोर्स का पार्ट बना लेते हो। हम्म। तो डाउट की जो समस्या है वो तो काफी कम हो जाती है। और स्टूडेंट्स के लिए देखो बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा क्या है कि अगर तुम्हें भी याद होगा भाई, तुम कोटा गए थे, कितनी फीस दी थी मैंने, फिर जी मुझे याद है 1,14,000 रुपये फीस दी थी भाई। और आज की डेट में आईआईटी की नीट की कोचिंग आप देख रहे हो, 3,000 3500 में हो रही है। हम्म। अगर मैं अपने एसएससी कोचिंग की बात करूं, तो जब मैं ऑफलाइन गया था, 17,000 रुपये कोचिंग की फीस थी। और जो मशहूर टीचर थे, सिंगल एक एक टीचर 10-10 12-12 हजार रुपये फीस लिया करता था। आज की डेट में वो फीस आ गई है 3,000 3500 में। 4 सब्जेक्ट हैं इसमें मेनली, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीएस। चारों सब्जेक्ट की 3,000 3500 में आपकी कोचिंग हो जाती है। तो बच्चे के पर्सपेक्टिव से तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि बच्चा सीधा यूट्यूब पे टाइप करेगा बेस्ट टीचर ऑफ इंग्लिश फॉर एसएससी, बेस्ट टीचर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर एसएससी, बेस्ट टीचर ऑफ फिजिक्स फॉर आईटी, और सबको उन्हीं से पढ़ना है ना। वो एक ऐप होगी। अब वो जो स्टैब्लिश टीचर्स हैं, जो फेमस टीचर्स हैं, वो तो मतलब अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। क्यों? क्योंकि एक बच्चे पे 100 रुपए भी बचे, 200 रुपए भी बचे, तो उनके पास तो मास है ना, हम्म। है ना। मतलब दिखाते सब है कि अरे बहुत कम फीस कर ली, बहुत कम फीस कर ली। और कोई क्या, मैं खुद दिखाता हूँ, सब दिखाते हैं कि हमने देखो कितनी कम फीस कर ली। लेकिन जिन लोगों के पास मास है, जिन लोगों के पास नंबर्स बहुत बड़े हैं, नंबर्स बहुत ज्यादा एडमिशन लेने वाले संख्या की, तो वो क्या करेगा, 200 रुपये भी एक स्टूडेंट पे बचा तो मार्जिन अच्छा खासा करके ओवरऑल ठीक ठाक पैकेज कमा लेगा। हम्म। लेकिन इसका डाउन साइड क्या है, बच्चे के लिए तो सब अच्छा हो गया कि जो उसको बेस्ट टीचर उसने कभी नाम सुने थे उनसे पढ़ने को मिल रहा है, बहुत कम फीस में पढ़ने को मिल रहा है। लेकिन यार इनके बारे में कोई बात नहीं करता, जो टीचर्स थे पहले, वो वाले जो टीचर्स थे, जो उतने फेमस नहीं थे, नए थे किसी फील्ड में, जो आपके घर के पास किसी कोचिंग में पढ़ाते थे। अपने शहरों में भी तो छोटी छोटी कोचिंग हुआ करती हाँ, थी, करेक्ट। आईआईटी की, नीट की, एसएससी की, बैंकिंग की, छोटी छोटी कोचिंग हुआ करती थी। अब वो बंदा जब ऑनलाइन के अंदर 3,000 फीस कर दी किसी ने, इतने टॉप टीचर्स ने, तो वो 3,000 से ज्यादा नहीं ले सकता, पहली बात। उसको फीस 3,000 से कम रखनी पड़ेगी। अब कम रखेगा, बच्चे उसके पास आते हैं 10-15 मैक्सिमम। एक बच्चे पे उसको 200 रुपये बचते हैं। 200 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई कर लूं, क्या 3,000 रुपये में घर चलेगा उसका? सही और कह रहे हो। सोचो ऐसे कितने टीचर्स होंगे पूरे इंडिया में। मैं मान के चलता हूँ यार सुमित, अप्रोक्स मुझे लगता है कि कम से कम ज्यादा नहीं तो
10 लाख ऐसे टीचर जरूर हैं जो प्राइवेट पढ़ाया करते थे। 10 लाख टीचर जरूर होंगे। और अब उन पे सोचो क्या बीत रही होगी, क्यों? क्योंकि वो कोई ऐसे 22-23 साल के लड़के तो है नहीं कि अब अपना कोई और स्किल सीख लेंगे या कोई और मतलब गवर्नमेंट एग्जाम निकाल लेंगे। वो तो सब 30-35 अपने जीवन के 10-10 साल उसको दिए बैठे थे। हम्म। अब 30-35 की उनकी एज हो चुकी है, ना कोई कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर सकते हैं, ना बेचारे कोई वो अलग स्किल सेट सीखने की अब उनकी उम्र रही। अब तो वो जो भी कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा नंबर मुझे लगता है इस चीज की वजह से बेरोजगार हो गया। अब मैं तो देखो अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं बहुत फेमस मतलब इंडिया का बिल्कुल टॉपेस्ट मतलब टॉप पे नहीं हूँ, तो फिर भी ठीक ठाक मतलब अपनी फील्ड में नाम है मेरा कि मेरे पास क्राउड आ रहा है। लेकिन ऐसे भी मेरे फ्रेंड सर्कल में है, या कह लो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो एक टाइम पे अच्छा खासा पैकेज उठाया करते थे, महीने के 2 ढाई 3 लाख रुपए कमाया करते थे। आज उनके फोन मैसेज आते हैं कि भाई 5,000 रुपये उधार दे दे। तो ऐसा भी सिनेरियो है कि बहुत लोग इससे ना मतलब एडटेक के आने से ये जो फीस कम हो गई इसके बच्चों का बहुत फायदा हुआ है। लेकिन ऐसे बहुत सारे टीचर्स के घर में मतलब बहुत फाइनेंशियल दिक्कत आ गई है, बहुत ज्यादा। तो किसी चीज के देखो पॉजिटिव साइड होते हैं तो नेगेटिव साइड भी होते हैं। तो ये इसका मुझे लगता है कि नेगेटिव साइड है। हम्म। तो इन टीचर्स के पास ये जैसे इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे अन अकेडमी हो गया, बाईजूस हो गया, अब तो मतलब हर जो भी मैं एडटेक की इतनी कंपनीज आ गई हैं, तो यहाँ अगर ये टीचर्स इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ भी यही रहता है कि यार नहीं, हमें तो उसी टीचर से ही पढ़ना है। सोचो ना कि एक एडटेक प्लेटफॉर्म कितने को ज्वाइन करेगा, कितनों को रखेगा, है ना? हम्म। ये XYZ जितने भी प्लेटफॉर्म के आपने नाम लिए सबने इनिशियली 500 500 हजार हजार टीचर उठाए थे। आज इन पे कितने हैं? 10 15 20 मैक्सिमम। तो बच्चा जिसको ज्यादा देखना चाह रहा है, जो हाँ, भी करेक्ट। यूट्यूब पर सर्च करता है, लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो सैलरी भी तो फिर एडटेक भी उसी को देना चाहेगा कि करेक्ट। यार ये करेक्ट। बच्चे करेक्ट। कोर्सेज ही इसके ज्यादा दिखते हैं, दिखते ही इसके ज्यादा हैं, तो फिर बाकियों को सैलरी क्यों दूं मैं? करेक्ट। तो ये थोड़ा सा एक है इसका ड्रॉबैक भाई। अब इसका मतलब दुख भी लगता है कई बार अपने ऐसे दोस्तों को देख के या उनको देख के कि यार मतलब अच्छे टीचर हैं, काफी अच्छे टीचर हैं, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब महीने के 20,000 कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हम्म। तो एक जो आपने जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन की जो बात करी कि भाई ऑनलाइन टीचिंग से बच्चों का तो काफ़ी मतलब भला हो गया, बच्चों को तो काफ़ी फायदा हुआ, बट टीचर्स को काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, तो मतलब ये लगता है ना कि ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हैं, कि जैसे जब कोरोना आया था तब उस टाइम तो बच्चों को पढ़ना पड़ा, मतलब ऑफलाइन से एकदम से ड्रास्टिक आया कि वो एनवायरनमेंट चेंज हो गया, कि उससे ऑफलाइन से ऑनलाइन आया। और फिर कोरोना के बाद मैंने काफ़ी देखे कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे जाएं, कोचिंग में ही जाएं, वहाँ ही एनवायरनमेंट सेट होगा। तो उसमें क्या पर्सपेक्टिव है आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग से रिगार्डिंग? ये मुझे लगता है ऑनलाइन अच्छा है कि बुरा है, या कह सकते हैं जैसे यूट्यूब है अच्छा है कि बुरा है, ये डिपेंड करता है कि बच्चे का मतलब मेंटल सेटअप कैसा है ना? वो कितना अपने विजन को लेके क्लियर है, कितना डेडिकेटेड है। अब मैंने देखे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मेरी क्लासेस में आते हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, पूरा बैच खत्म हो जाता है भाई, वो एक कमेंट नहीं करते, सिंगल कमेंट। मेरे पास सीधा उनका मैसेज आता है कि सर मैं आपके फलाना फलाना बैच में था और मेरा यहाँ यहाँ सिलेक्शन है, और मैं आपको बस थैंक यू बोलने के लिए मैसेज कर रहा हूँ। और कुछ ऐसे होते हैं डे वन से ही, सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये हो जाए तो वो हो जाए तो। मतलब टीचर अभी कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा है, उसने का मतलब होना क्या चाहिए। ऑफलाइन में क्या होता है कि टीचर पहले बोलता है, कॉन्सेप्ट बताता है, फिर आप डाउट पूछते हो। यहाँ भी टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, 1 मिनट नहीं हुआ टीचर को बोलते हुए, यहाँ कमेंट में टिक 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 में लगे हुए हैं। तो उससे क्या हो रहा है ना ऑनलाइन में, मुझे लगता है कि बच्चा कैसा है उसके हिसाब से बड़ी बात है। अगर बच्चा डेडिकेटेड है, उसको पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, थोड़ा सा गुड लिसनर है, पहले सोचेगा कि पहले टीचर की बात मैं सुन लूं और फिर अपनी बात बोलूं, तो मुझे लगता है ऑनलाइन उसके लिए भाई जाना है। बहुत टाइम सेव होता है, बहुत पैसा सेव होता है। लेकिन जो ऐसा बच्चा है जो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो फिर उसके लिए ऑनलाइन बड़ा भाई महाभारत हो जाएगी। पहले क्या होता था, ऑफलाइन में एक कोचिंग में मम्मी डैडी ने एडमिशन करा दिया, चुपचाप वहां जाना है, पढ़ना है, दिमाग इधर उधर चलेगा नहीं। अब हम्म। ऑनलाइन में क्या हो गया, मेरे से कोर्स कर रहा है, ठीक है, अब यूट्यूब पे ऐसे स्क्रॉल करेगा, सर्च करेगा, बाई चांस कोई और टीचर की फीड में आ गई वीडियो, वही चैप्टर मेरे से पढ़ा, वही चैप्टर दोबारा चला लेगा, और फिर क्या सोचेगा, देखना शुरू करेगा। अब हो सकता है कि कोई एक कॉन्सेप्ट के कोई सेंटेंस ऐसा हो, ट्रिकी हो,
जो मैंने ना कराया हो उन्होंने करा दिया हो हम्म। ना। अब वो ये नहीं सोचेगा कि हमारे वाले ने इससे 3 कॉन्सेप्ट ज्यादा पढ़ाए थे या चाहिए 4 सेंटेंस ज्यादा कराए थे। वो ये देखो, अरे ये वाला नहीं कराया हमारे वाले ने, पूरा कोर्स उससे दोबारा करना लग जाएगा। ये एंडलेस लूप में फंस जाता है, कंपैरिजन करने के चक्कर में एंडलेस लूप के अंदर चला जाता है। कायदे से तो ये पॉजिटिव चीज थी, हाँ। कायदे से तो बड़ी पॉजिटिव चीज थी, जैसे यूट्यूब है। अब मैं यूट्यूब का एज अ प्लेटफॉर्म देखूं तो कितनी बढ़िया चीज है यार। आप 10 आदमियों का पेड कोर्स नहीं ले सकते बार बार, क्योंकि आपकी ट्यूनिंग किसी एक से बैठेगी। उसको चेक करने के लिए मैं उसका पेड कोर्स लूँ, उसका पेड कोर्स लूँ, उसका पेड कोर्स लूँ, 10 आदमी का पेड कोर्स तो ले नहीं सकते आप। पता चलो जिसका पेड कोर्स ये, मान लो यूट्यूब ना होता तो 10 आदमी का पेड कोर्स लेके चेक नहीं कर सकते। अब पहला जिससे तुम पढ़ने लगे, तुम्हारी उसके साथ ट्यूनिंग नहीं बनी, पैसा भी खराब हो गया, वहीं रो रो के पढ़े जा रहे हो। लेकिन अब यूट्यूब के आने से क्या हो गया, ऑनलाइन की वजह से क्या हो गया कि सबने अपने बहुत सारे लेक्चर्स डाल रखे हैं यूट्यूब पे। तो बच्चा आराम से देख पाता है, जज कर पाता है, यार मेरा इससे मेरी ट्यूनिंग सही बैठ रही है, इससे मुझे हम्म। सही समझ में आ रहा है। हम्म। एक ही स्पेसिफिक बंदे का पेड कोर्स खरीदता है, ज्यादा से ज्यादा 2 का खरीदना पड़ता है मैक्सिमम। तो होनी तो चाहिए ये पॉजिटिव कि ये ऑप्शंस में से छांटने में आपकी हेल्प कर रहा है। लेकिन यही ऐसे बच्चे के लिए जो मतलब सेल्फ डाउट ज्यादा करता है, टीचर्स पे डाउट ज्यादा करता है, टीचर्स के कंपैरिजन ज्यादा करता है, जिसका दिमाग यही चलता रहता है, हमारे वाले ने ये पढ़ाया था, नोट्स लेके बहस करेगा अपने दोस्त से, तुम्हारे वाले ने ये पढ़ाया था, देखो उसके लिए तो फिर बर्बादी है ऑनलाइन भाई। वो तो ऑफलाइन में ठीक है, अपना चुपचाप फीस दे दी जाए पढ़े अपना, उसके लिए तो फिर ऑनलाइन में दिक्कत है। क्योंकि मैंने देखा है इन जनरल कि काफी जैसे चेंजेस आए थे जो कोविड टाइम के बाद से, कि भी बच्चे अब ऑफलाइन में भी जाने लग गए हैं। क्योंकि एक एक पेरेंट्स का भी एक वो माइंडसेट था यार कि ऑनलाइन में तो पढ़ाई होती नहीं है, और वहाँ जाएंगे टीचर से मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा तो बेटर हो जाएगा। पर टोटली वही बोल सकते हैं ना, सब्जेक्टिव है, बच्चे टू बच्चे। सब्जेक्टिव, बच्चे बच्चे पे डिपेंडेंट है सारा। हम्म। अच्छा, एक ये भी मुझे जानना था कि जो गवर्नमेंट जॉब्स का जो ऑब्सेशन है इंडिया में, वो जैसे आप तो गवर्नमेंट जॉब्स की ही प्रिपरेशन करवाते हो, उसी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है इतने सारे जो गवर्नमेंट के, तो इतना क्यों है कि मतलब जैसे अब तो प्राइवेट, अब इतनी सारी स्टार्टअप्स आ गई हैं मार्केट के अंदर, बट स्टिल एक जो ऑब्सेशन जो है कि यार अभी भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ, तो वो क्यों है इंडियंस में अपने? उसके पीछे यार मुझे लगता है 2 चीजें हैं। एक तो हमारा जो मिडिल क्लास माइंडसेट है वो, सिक्योरिटी है ना, कि मतलब प्राइवेट नौकरी 2 लाख की भी होगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब उसके पास 50 हजार की भी है ना, तो वो बोलेंगे बेटर है ना, कि जॉब सिक्योरिटी है। कोविड के टाइम पे जैसे बड़ा देखा होगा, बाकी सब मतलब प्राइवेट कंपनी में ले ऑफ चल रहा, फायरिंग चल रही है, हम्म। यहाँ अपना गवर्नमेंट वालों के घर बैठे सैलरी आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लोगों के माइंड में पहले से सेट है। पहली चीज तो हम्म। ये तो उनकी बात कर रहा हूँ जो फाइनेंशियली ठीक है, मतलब जो अपनी चॉइस से गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं। लेकिन ऐसा नंबर जो है वो 5% ही है। हम्म। 5% ही बच्चा ऐसा होता है जो अपनी चॉइस से कि मैं प्राइवेट भी ले सकता हूँ, मेरे अंदर वो कैलिबर है, और मैं गवर्नमेंट भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं सिक्योरिटी की वजह से, अपने माइंडसेट की वजह से, अपने पेरेंट्स के माइंडसेट की वजह से मैं गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करा। ऐसे 5% ही है। 95% जो एसएससी की तैयारी करता है, बैंक की तैयारी करता है, रेलवे की तैयारी करता है, वो बच्चा यार जो चॉइस की वजह से नहीं, वो मजबूरी की वजह से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। रीजन, ना तो वो इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ा है कि उसकी कैंपस प्लेसमेंट हो जाए, है ना, ना ही उसके पास वो स्किल सेट है कि वो मॉनेटरी, उसके पास वो फ्रीडम हो, फाइनेंशियल इतने अच्छे हो घर पे कि उसको कोई अलग से कोचिंग करा दे, कोई जावा की कोचिंग करा दे, सीसीएनए की कोचिंग करा दे, एक्स वाई जी स्किल पे उस पैसा खर्चा कर दे कि वो आगे किसी कंपनी में प्लेस हो सके। तो प्राइवेट जॉब ना उसके ऑप्शन में नहीं होती। तो ऐसे 95% ऐसे बच्चे हैं उनके पास ये 2 ऑप्शन है ही नहीं भाई, वो इस ऑप्शन प्राइवेट वाला है ही नहीं उनके पास। बिजनेस अपना कुछ कर नहीं सकते, घर की फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया नहीं है, घर पे तो मतलब 10 हजार के लिए सोचना पड़ रहा है कि महीने में 10 हजार आते हैं, उसमें कैसे गुजारा होगा पूरे घर का। हम्म। तो मैक्सिमम बच्चा ऐसा वाला, 95% बच्चे जो मैं पढ़ाता हूँ वो ऐसे वाले हैं। 5% है जो अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। हाँ भैया ठीक है, सैलरी ठीक है, रोब ठीक है, बढ़िया सोशल स्टेटस मिल जाएगा। तो 5% ऐसे, बाकी मुझे लगता है 95 नहीं तो 90 तो जरूर ऐसे हैं जो, जिनके पास चॉइस नहीं, वो मजबूरी की वजह से ही गवर्नमेंट जॉब करते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो बिजनेस चालू कर लो, मेरे पास वो स्किल सेट नहीं है या वो फाइनेंशियल कंडीशन ही नहीं कि मैं स्किल डेवलप करने पर पैसा खर्चा करके फिर किसी प्राइवेट नौकरी की तलाश करूं। तो उनके पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि हाँ, जो अपना 10th का सिलेबस है उस पर थोड़ी कमांड बना के 1 डेढ़ साल अपने जीवन का देके
ये वाला है, मतलब 1000 रुपए का 500 रुपए का फॉर्म है, ये भर के मैं पेपर निकाल के अपनी लाइफ सेट कर सकता हूँ, उसको ये वाला ऑप्शन इजी दिखता है। और एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक सोसाइटी में भी ना, एक मतलब एक बंदा है, कौन अच्छा कोई कंपनी में काम करता है, पैकेज होता है उसका 2 लाख का, उसको किस नज़र से देखेंगे, अच्छा ये एक्साइज इंस्पेक्टर है भाई। तो एक ना वो उससे बड़ा इम्पैक्ट आता है भी, कैसी रिस्पेक्ट मिल रही है। भले ही पैसा कम है, लेकिन अगर सोसाइटी में रिस्पेक्ट ज्यादा मिलेगी ना, तो फिर बंदा उसकी तरफ भी थोड़ा झुकाव जाएगा कि मैं हम्म। उधर मेहनत करने की बजाय इधर मेहनत कर लेता हूँ। तो ये मुझे लगता है 2-3 फैक्टर हैं जो गवर्नमेंट जॉब का जो चार्म है वो इन वजह से शायद। हाँ, क्योंकि वो मेरे को लग रहा है गवर्नमेंट जॉब्स का चार्म कभी जाएगा नहीं, कि बीच में जब अपन आज से 10 साल पहले जब हम लोग कॉलेज से निकले थे तब भी था। और आज भी मैं देखता हूँ कि आज भी बच्चे वीकेंड्स पे जैसे स्कूल कॉलेजेस के आगे इतना रश रहता है, जब मैं हाईवे हम्म, पे जाता हूँ तो चल रहा होता है। तो वो मेरे को लग रहा है चलता ही रहेगा, वो नेवर एंडिंग चीज है। चलो बढ़िया, चलता रहे भाई, हमारे घर चलते रहेंगे। वो चलता रहेगा तो हम भी चलते रहेंगे। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट क्या रहा आपकी लाइफ का अभी तक का? टर्निंग पॉइंट यार मैं कहूँगा यूट्यूब को ना। मतलब बेसिकली जब मैं मतलब गवर्नमेंट जॉब निकल गई थी मेरी, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मुझे लगा कि यार ठीक है, अब तो अपना नौकरी कर रहे हैं, तो मैंने वैसे ही टाइम पास के लिए ही जो सिलेबस मैंने तैयारी के टाइम पे मतलब साइड साइड पढ़ा के मेरा तैयार था, मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर दिया। यूट्यूब पे पढ़ाने लगा, फिर बीच में मुझे ऐसा लगा यार वीकेंड पे तो छुट्टी होती है ना, जाके ऑफलाइन किसी कोचिंग में पढ़ा लेता हूँ। फिर वो ऑफलाइन कोचिंग भी दोबारा चालू कर ली मैंने। धीरे धीरे वो जो यूट्यूब पे पॉपुलैरिटी मिली, फिर उससे ऑफलाइन में बच्चे मैंने देखा, कोई बंगाल से पढ़ने आ रहा है, कोई बिहार से पढ़ने आ रहा है, कहाँ कहाँ से बच्चे मेरी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ने आ रहे हैं इतनी इतनी दूर। तो उससे फिर दोबारा ना वो लगने लगा कि यार ये मतलब सही जा रहा है, जो भी जा रहा है, मतलब मजा भी आ रहा है इस काम में। एक वो होता है ना जैसा, शायद मुझे लगता है कि एक कोई म्यूजिशियन है, वो बड़े स्टेज पे से परफॉर्म कर रहा है, बहुत लोग उसको देख रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, उसको जैसी वाइब आती होंगी, या कोई एक्टर प्ले कर रहा है थिएटर में है और उसको एकदम से कोई क्लैप कर रहे हैं जब सब लोग खड़े होके, तो जैसी फील आती है शायद वैसी वाली फील आने लगती है उस काम में, तो मजा आ रहा है, फाइनेंशियली भी अच्छा हो रहा है। फिर वो यूट्यूब वाली जो चीज थी ना, यूट्यूब की वजह से ऑफलाइन में अच्छे खासे बच्चे आने लगे। फिर धीरे धीरे फिर मैंने अपनी ऑनलाइन ऐप लॉन्च करी, तो वहां अच्छे खासे में एडमिशन हो गए, तो उससे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखी कि नहीं यार अमन, अपन इस साइड स्विच हो सकते हैं, ये फाइनेंशियली भी अपने कर देगा स्टेबिलिटी। जैसे जो गवर्नमेंट जॉब है उसको, उस बैरियर को या उस माइंडसेट से निकलना कि ये छोड़ी जा सकती है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो जो मेरा कोर्स निकला, और उससे अच्छा खासा मेरे को फाइनेंशियल आउटपुट आया। तो वो किस वजह से हुआ, यूट्यूब से। यूट्यूब से ही ऐप चली, ऐप पे कोर्सेज बिके, और फिर मैं फुल फ्लैज इस साइड पे आ पाया। वरना अगर वो नहीं होता तो मैं शायद वही वीकेंड पे कभी कभी ऑफलाइन मतलब चोरी छुपे पढ़ा रहा होता, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए तो आप ये काम कर नहीं सकते। करेक्ट। उसके बाद फिर वो जो ऑनलाइन में ट्रेंड चलता रहा, फिर यूट्यूब थोड़ा सा और दोबारा काम शुरू किया, फिर जैसे एडटेक कंपनी ने अप्रोच कर लिया, वहां पढ़ाने लग गए। तो मुझे लगता है वो जो यूट्यूब शुरू करना था ना, उससे सारी चीजें मल्टीप्लाई होती हुई चलेगी। अगर वो शायद मैं नहीं शुरू करता तो मतलब आज शायद मतलब नहीं जान रहे होते बच्चे यार ये नहीं कर रहा, शायद मैं ये काम ही ना कर रहा होता नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच अमन फॉर ज्वाइनिंग द पॉडकास्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू बुलाने के लिए। और सुमित भाई आपको भी पॉडकास्ट वाला के लिए आगे के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।